नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में और जो उनकी प्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में हमने दो उनके रूपों का हमने जो शहरीकरण के रूप में हमने देखा था उनका वर्णन किया था, जिसके अंदर पहले मंदिरों के रूप में जो विकसित हुए शहरों के बारे में और दूसरा व्यापार के रूप में किस तरीके से जो डेवलपमेंट ही वो हुई थी उन सभी का वर्णन है वो हमने देखा था। शेष कुछ शहरी शहर थे जिनके ऊपर अलग श्रेणियों के रूप में बनाए गए थे, उनकी चर्चा हम इस आज के वीडियो के अंदर करेंगे और इसी के संदर्भ में किस तरीके से मंदिरों और शहरों और ग्रामीण व्यापारिक लोगों के द्वारा अपने अपने जो मुखियों के द्वारा उसकी प्रक्रिया जो अपनाई जाती थी, जिस तरीके से वो अपना दायरा विकसित विकास करने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उनकी आबादी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, देखा था हमने। तो आज उसी के संदर्भ में जो आगे का वीडियो है कि शहरीकरण की व्यवस्था किस तरीके से बनाई जाती थी और इसी के साथ साथ जो मौर्य आज हम स्टेप देखते हैं वो किस तरीके से उनका प्रयोग है वो किया जाता था, इससे संबंधित हमारा वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मोहर होती है, हम राजकीय और व्यापारिक दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं जिस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। एक अथॉरिटी की पहचान होती है, जो मोहर और जो स्टैंप होती है वो अथॉरिटी की पहचान राजकीय या व्यापारिक दृष्टि से उस समय के समय काल के दौरान इसको माना जा सकता है और कहीं ना कहीं राजा के द्वारा दिया गया जो कुछ आदेश होता है उनके द्वारा भी स्थिति को जान सकते हैं, किस स्तर के लेवल तक की जो शक्तिशाली राजा थे वो उस समय प्रचलित होते थे या किन किन शासकीय आदेशों को पालन करने के लिए उनका उपयोग है वो किया जाता था मुख्य रूप से। तो इन सभी का जो माध्यम था वो अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया था। तो वो किन माध्यम के द्वारा उनका वर्णन है वो किया जाता था। भारत में प्राचीन काल में मोहर पत्थर की मोहर होती थी जिस पर चिन्ह अंकित दिए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिद्र होती थी एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उसमें लगातार चित्र है वो बनते थे। अब जिस प्रकार से जो मोहर वगैरह होती थी शुरुआती दौर के अंदर जीवन स्तर या जो उनका विकसित डेवलपमेंट आर्थिक सामाजिक जो परिवेश था, राजकीय परिवेश था, उसके अंदर जो चिन्ह के द्वारा वो अंकित करते थे और उन्हीं के द्वारा जो मोहर है वो बनाई जाती थी। और मेसोपोटामिया के अंदर जब इसका वर्णन किया जाता है वो पत्थर की बेलनाकार की जो मोहरें होती थी वो बनाई जाती थी, उसके आर पार छिद्र जो छिद्री या कुछ चित्र अंकित किए जाते थे और गीली मिट्टी के ऊपर वो घुमाई जाती ताकि जो जो मोहर होती थी जिस पे जो स्टैंप लगा होता था, जिस पे कोई पिक्चर वगैरह बनी होती थी वो उस पर गीली मिट्टी के ऊपर बन जाती थी। जिस तरीके से आप देख सकते हो ये स्टैंप आपको नीचे दिए गए हैं छापे खाने, तो यानी कि वो गीली मिट्टी के ऊपर इसको लगाने का मकसद ये था कि जो ये चिकनाई युक्त मिट्टी से बनी हुई जो मोहर स्टैंप होती थी वो उसके ऊपर उसका चित्र वो अंकित करने के बाद उसकी जो प्रिंटिंग है वो आ जाती थी गीली मिट्टी के ऊपर। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी इसमें लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी अपनी पसंदीदा स्थिति आदि। अब जो भी ये कुछ एक्सपर्ट जो बनाने वाले कारीगर होते थे उन्हीं के द्वारा इनको बनाया जाता था। उसकी जो कारीगरी, महीन कारीगरी, चित्रकारी उसके ऊपर बनाई जाती थी और उसके ऊपर मालिक का नाम, इष्ट देव, उनके कुल देवता या कुछ अपनी कुछ पसंद की चीज़ें थी वो उसके ऊपर चित्रित रहती थी। किसी कपड़े की गंठरी या बर्तन को मुंह को चिकनी की मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी जिसमें उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी, जिससे उस गंठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित रखा जा सकता था। यानी कि
किसी कपड़े या गीली मिट्टी या बर्तन के मुंह के ऊपर जो लगाने की उसकी जो प्रक्रिया थी, उसको घुमाने के बाद यानी कि उसको चित्र अंकित करने के लिए उस पर रख कर उसकी घिसावट या लिखावट को पूरी तरह से सतह के ऊपर छापा जाता था। और उससे क्या होता था, जो भी वस्तुएं जो घंटड़ी या कुछ बर्तन के ऊपर लगाया जाता था वो मोहर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लगाई जाती थी और काफ़ी समय के ऊपर उस पर जो चित्रित है वो रह सकती थी। जब इस मोहरों को मिट्टी में बनी पट्टिका पर लिखे पत्थर पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्थर की प्रमाणित की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका दर्शाती थी। अब उस लगाने की प्रक्रिया के तहत हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से वो लगाई जाती थी, वो पट्टिका घुमाई जाती थी, वो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करती थी कि ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं। व्यापारिक दृष्टि से या राजा या किसी भी अधिकारी के द्वारा उसको जारी है वो लगाया जाता था, यानी कि नकल वगैरह की जो प्रक्रिया होती थी वो किसी तरह की इसके अंदर नहीं मानी जा सकती जिसके द्वारा इसकी कॉपी वगैरह कुछ किया जाता था। तो अब आगे आ जाता कि जो शहरी जीवन की जो प्रक्रिया थी, हमने मंदिरों की देखी, नगर की आसपास की देखी, और शहरी जीवन की जो प्रणाली थी वो किस तरह की व्यवस्था है वो बनाई जाती थी। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में उच्च या सम्राट वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था, यानी कि एक बड़े हाई और उच्च वर्ग हम जिसको मान सकते हैं उन सभी का सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो उदय है वो हो चुका था। कहीं ना कहीं जो राजा या शासक वर्ग के द्वारा उसकी जो प्रभुत्व शक्ति को माना जा सकता था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपी और लाजवंत जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजा और रानियों की कुछ कब्रों तथा समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन यह आम आदमी की स्थिति क्या थी, यानी कि धन दौलत से संबंधित जितने भी कुछ जो बहुमूल्य चीज़ें जिनको माना जा सकता है, सोने चांदी जवाहरात जो भी अन्य हैं उनके रहे होंगे, जिसके अंदर सीपियाँ और लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। वो जब राजा की कब्रें, राजा रानी की कब्रों के साथ इनको दफनाया जाता था तो वो कब्र को दफनाने के बाद वो साथ उसको दफनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति के अंदर उनके जो राजकीय जो स्थिति थी उन सभी का पता चलता है। और जितने भी बहुमूल्य चीज़ें थी, जवाहरात थे, ये सोना चांदी थे, उन सभी का प्रयोग राजा राजाओं रानियों के साथ दफनाने के समय, जब दफनाने के समय इनके साथ दफनाया जाता था इन आभूषणों को, इन बहुमूल्य चीज़ों को, तो नेचुरल सी बात है इसको जीवन के अंदर भी उनका उपयोग शायद हो सकता है वो किया जाता हो। अब ये था कि ये राजा रानी की स्थिति के बाद जो आम आदमी था तो उनकी क्या स्थिति थी, किस तरीके से वो अपने आप को इन चीज़ों के साथ समायोजित करते थे, इनसे वंचित रखा जाता था। इस चीज़ की जो स्थितियों के बारे में कुछ पता है वो नहीं माना जा सकता। कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तरोत्तर आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। अब जितने भी कुछ उनके अथोराइट जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं उनके माध्यम के द्वारा जो न्यूक्लियर फैमिली ही आदर्श माना जाता था, एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, और ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन यहाँ पे नहीं था। यानी कि एक परिवार के अंदर जितने भी पुरुष और महिलाएं या उसके बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एकल परिवार के अंदर शामिल है वो किया जाता था, और वो बेटा और परिवार अपने माता पिता के साथ रहता था। तो जो संयुक्त परिवार की जो भूमिका है उस बात का उल्लेख हमें कम मिलता है। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया तथा विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अब ये जिस तरीके से जो परिवार का मुखिया वगैरह होता था वो पिता ही जो ऑनर होता था या सबसे बुजुर्ग या प्रमुख व्यक्ति ही मुखिया माना जाता था, उसी के आदेश, उसी की व्यवस्था का प्रक्रिया का अपनाया जाता था। और जो विवाह वगैरह वगैरह की हमें जानकारी मिलती है तो उसके बारे में अलग अलग कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। वो कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं
विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। अब ये जो विवाह करने की प्रक्रिया के बारे में देखा जाता है तो यानी कि सहमति के साथ, वधू वर और वधू दोनों की सहमति के साथ, और ख़ास करके जो वधू के माता पिता और उसके लिए जो वधू की सहमति थी वो दोनों की ज़रूरी मान्यता मानी जाती थी। यानी महिलाओं की स्थिति कुछ ना कुछ अच्छी मानी जा सकती है, जिसके अंदर शादी करने से पहले महिलाओं के या महिला के या लड़की के साथ उसकी सहमति को देखा जाता था। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान कुछ किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। तो इस प्रक्रिया के साथ, इस वैवाहिक संबंधों के साथ दोनों पक्षों के द्वारा कुछ जो भेंटें थी वो एक दूसरे के साथ शेयर की जाती थी, कुछ उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वो इस प्रक्रिया को, वैवाहिक प्रक्रिया को संपन्न होने के बाद साथ में बैठकर भोजन प्रक्रिया को अपनाते थे। भोजन जो प्रक्रिया वो साथ किया जाता था और फिर मंदिरों में के द्वारा उनको कुछ भेंट है वो चढ़ाई जाती थी। यानी कि कुछ सहमति देखी जा सकती है और उसके अलावा कुछ जो आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में भी हमें उनके बारे में, उनकी रुचि का पता है वो चलता था कि उनकी धार्मिक मामलों के साथ, इस रस्म के साथ धार्मिक जो प्रक्रिया थी वो भी अपनाई जाती थी। जब नववधू को अपनी सांस लेने आती थी तो वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दान का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। तो जिस प्रकार यार से जो विवाहित लड़की होती थी उसको लेने के लिए उसकी सास या कुछ उस ससुराल से आते थे, तो वधू पक्ष के द्वारा जो लड़की होती थी उसको पिता के द्वारा कुछ कुछ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो या कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, जैसे जैसे कि घर है, पशुधन है, खेत है, यानी कि कुछ ड्योरी मान सकती हो, दहेज प्रक्रिया मान सकती हो या कुछ अन्य रस्म रिवाज मान सकती हो। यानी कि वधू पक्ष के पिता के द्वारा कुछ ना कुछ धन है या कुछ ऐसी प्रक्रिया थी वो वर पक्ष के लोगों को दी जाती थी। आइए अब उस नगर का अवलोकन करें जहाँ उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उस मेसोपोटामिया का ऐसा नगर था जिसमें साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में व्यवस्थित ढंग से की गई थी। अब जिस तरीके से जो व्यवस्था बनाई जाती थी शहरों के अंदर, उसका जो खुदाई वगैरह की जो प्रक्रिया के बारे में पता चलता है मेसोपोटामिया की, वो 1930 के बारे में, दशक के बारे में पता चलता है। तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उसमें टेढ़े मेढ़े संकरी गलियां पाई जाती, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहाँ के नए घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। यानी कि जो डिज़ाइन या फिर कुछ इस तरीके से उसका घर व्यवस्थित बनाया गया था, वो टेढ़ी मेढ़ी जो सिस्टमेटिक सिस्टम है वो नहीं होता था। और कहीं ना कहीं जो पहिए वाली जो गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। यानी कि आवागमन के लिए पैदल ही हम मान सकते हैं। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लादते जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक ऐसा कार्य न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यानी कि सिस्टमेटिकली जो घर व्यवस्थित करने का या ग्रिड पद्धति का या चौराहे वगैरह, इस प्रक्रिया किसी भी तरीके से जो व्यवस्था थी वो नहीं अपनाई जाती थी। और ना पूरी खुली चौड़ी गली और सड़क या व्यवस्था ना होने की वजह से अनाज ढोने के लिए उनको ले जाने के लिए घर से गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था। यानी कि बैलगाड़ियाँ नहीं चल सकती थी वहाँ पर और इतनी संकरी गलियाँ हैं वो बनाई गई थी। यानी कि जो होम सेटल प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस बात का अभाव है वो पाया जाता था। और गलियों के किनारे दास जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई जाती थी। अब इसी के साथ हम मेसोपोटामिया के अलावा जब हम मोहनजोदड़ो की जब बात करते हैं तो वो कितना वेल सेटल्ड एक नगर व्यवस्था जो वो अपनाई गई थी, उसके माध्यम की उसकी तुलना में जो मेसोपोटामिया की व्यवस्था थी वो तुच्छ थी। बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नलिकाएं उस नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई थी, जिससे यह समझा जाता था कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन से बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। यानी कि जो नल निकासी के रूप में अगर उनके वर्णन देखा जाता है, जिस तरीके से मोहनजोदड़ो के द्वारा पूरा नलियाँ का
बहाव से एक अच्छा ड्रेन सिस्टम बनाया गया था। उसकी तुलना में मेसोपोटामिया के अंदर जल निकासी के लिए घर के आंगन में ही जो पानी स्टोरेज है वो किया जाता था, उसके द्वारा वहीं से बाहर की तरफ छतों का जो ढलान पानी होता था वो घर की तरफ एक होता था, और वहाँ उसका ड्रेन सिस्टम या होद वगैरह कुछ बनी होती थी, उसके माध्यम के द्वारा जो नलियों और होजों के द्वारा उनका ले जाया जाता था। यानी कि पानी को घर के द्वारा बाहर से नहीं, घरों के अंदर से ही उसको ड्रेन सिस्टम से पहुंचाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से ना भर जाए। यानी कि पक्की गलियां नहीं थी और ना उनको डिज़ाइन या कुछ जो पद्धति से अच्छी प्रक्रिया से बनाया गया था, वो शायद कहीं ना कहीं जो गलियां गीली होने की वजह से, कीचड़ की व्यवस्था होने की वजह से आवागमन के लिए उनको नुकसान हो सकता था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा कचरा बुहाकर गलियों में डाल देते थे, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालने रहने से गलियों की सतह ऊंची उठती थी, जिसके कारण कुछ समय के बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। यानी कि जो पानी का सिस्टम तो अंदर से बना हुआ था, इसके अलावा जो मिट्टी या कुछ कचरा वगैरह वो डालते थे वो गली में ही डाल देते थे। और सीधी सी बात है, अगर जब तक कचरा वगैरह या गलियों में डाला जाएगा तो उसका लेवल कुछ समय के बाद ऊपर बढ़ जाता था, और गलियों में बढ़ने की वजह से जो पानी का बहाव था बरसात के समय में घर में आने की संभावना रहती थी, इसलिए उनको कुछ समय के बाद घरों को ऊपर, दहलीजों को ऊपर उठाना पड़ता था उनको, ताकि जो पानी, जो बरसात का पानी है वो घर में ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर जाती थी जो आंगन में खुलते थे। यानी कि जो खिड़कियों की व्यवस्था बनाई गई वो अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई थी और उनको गोपनीय नहीं रखा गया था। इससे घरों के परिवारों को गोपनीयता की भी बनी रहती थी। यानी कि जब वो बनाने का उनका तरीका इस तरीके से था, जिस तरीके से हमने मोहनजोदड़ो में देखा था, वो एक जो उनके सामने गेट के समय जो घर की खिड़की के सामने गेट वगैरह नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिसके विषय में उर्म में पाएगी शकुन अपशकुन संबंधी कुछ बातें पट्टिका पर लिखी होती है। जैसे घर की दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है, सामने का दरवाजा किसी अन्य दूसरे घर की ओर न खुले हो तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के नियंत्रण का कारण वो बनेगी। अब इसके अलावा कुछ अंधविश्वास भी मेसोपोटामिया के बारे में पाए जाते हैं, देख भी सकते हैं कुछ ना कुछ, जिसके बारे में उल्लेख है वो शगुन अपशगुन के बारे में, शुभ अशुभ के बारे में कुछ पट्टिकाएं जो बनाई गई थी उनके माध्यम के द्वारा उनके ऊपर लिखा गया था और लोगों को सूचित किया जाता था। अन्य अन्य जो धारणाएं थी वो बनाई हुई थी। जैसे मान सकते हैं कि जैसे ये दे रखा है कि घर की जो दहलीज है वो ऊंची उठी हो, यानी कि घर का जो दरवाज़ा, मेन जो हॉल है वो गेट है वो ऊंचा उठा हो, ताकि उसके माध्यम के द्वारा ये माना जा सकता था कि जो धन दौलत है वो लाती है। इनकी ये धारणा बनाई गई थी और सूचियों के माध्यम से भी उसका उल्लेख किया गया। सामने का जो दरवाज़ा है वो किसी दूसरे घर के सामने न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करते हैं, उसमें उसमें भाग्यशाली माना जाता है किसी न किसी तरीके से। और अगर घर का जो लकड़ी का मुख्य दरवाजा है वो भीतर की ओर न खुलकर अगर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति का यंत्रण का कारण बनती है। यानी कि जो उसे एक प्रताड़ित, जो पत्नी को प्रताड़ित रूप से पति के देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं यातना के रूप में, कहीं ना कहीं वो उसको कारगर साबित नहीं बना पाती, उसके लिए सौभाग्यशाली नहीं मानी जा सकती। कहीं ना कहीं ये धारणाएं उनके ऊपर बनी हुई थी। यानी कि ये जो सारी चीज़ें देखते हैं, यानी कि एक जो व्यवस्था बनाई गई थी वो वेल प्लान्ड व्यवस्था है, वो किसी भी तरीके से नहीं बनाई गई थी। यानी कि उसकी बनाने का तरीका इतना अच्छे तरीके से नहीं था जिसके माध्यम के द्वारा हम मेसोपोटामिया की व्यवस्था को, जो हमारी मोहनजोदड़ो की हड़प्पा के समकालीन है, जिस तरीके से माना जा सकता है, जो ग्रिड सिस्टम बनाया गया था मोहनजोदड़ो के लिए, पानी की व्यवस्था, महान स्नानागार,
तो बड़ा अच्छा और खुला और विस्तृत रूप से वो सारी व्यवस्थाएं थी वो बनाई गई थी। पूर्व में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियां पाई गई है, जिसमें कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए थे। अब ये कुछ कब्रिस्तान की व्यवस्था भी वहाँ पर पाई गई है जिसके अंदर शासक और जनसाधारण की अलग अलग समाधियाँ थी वो दफनाई जाती थी, और कुछ साधारण लोगों को साधारण घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो कुछ ये प्रचलित धारणाएं थी वहाँ पर पाई जाती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मुख्य रूप से इनके शहरीकरण को जो व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा और जाना, और किस तरीके से मंदिर और व्यापारिक लोगों के अलावा शहरीकरण की जो व्यवस्था अपनाई जाती थी वो अलग अलग तरीक़ों से अपनाई जाती थी। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।